हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 वेक्टर अलजेब्रा। और आपको याद हो जो 10.3 एक्सरसाइज थी तो उसमें हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा था, ए डॉट बी, जिसको हम वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते थे। तो मैंने बोला भी था उस टाइम कि एक और टाइप होता है वेक्टर प्रोडक्ट का, वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब आपको क्वेश्चन जरूर दिख रहा है, लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अभी मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अभी हम सीखने वाले हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि अब हम कर रहे होंगे ए क्रॉस बी। क्या कर रहे होंगे? ए क्रॉस बी कर रहे होंगे। ठीक है, और ए क्रॉस बी को हमें फाइंड आउट करना सीखना है। तो ए क्रॉस, जैसे ए डॉट बी का एक फॉर्मूला था, वैसे ही ए क्रॉस बी का है फॉर्मूला। क्या है इसका फॉर्मूला? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, वहां कॉस थीटा था, यहां साइन थीटा होता है। अब देखो सीधी बात है, इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। उसका था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर का मतलब होता था मैग्नीट्यूड। इसलिए तुम जब देखते होगे, जब तुम मल्टीप्लाई करते थे तो तुम्हें एक कांस्टेंट नंबर आंसर मिलता था, स्केलर नंबर मिलता था। लेकिन इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी रिजल्ट भी वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। तो इसमें ये तो फॉर्मूला हुआ, इसमें एक साथ एक चीज और होती है, एन कैप। अच्छा, एन कैप, कैप का मतलब तो पता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन हमारे काम की है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका 1 है। एन मतलब नॉर्मल। जैसे इसको समझो कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई प्लेन है जिसपे हमारे दोनों वेक्टर हैं, जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो एन का मतलब है नॉर्मल वेक्टर। तो ये जो प्लेन है तो हमारा नॉर्मल वेक्टर यहां होगा, ऐसे परपेंडिकुलर, या तो इस साइड होगा या नीचे होगा। ठीक है, मतलब ऊपर साइड या नीचे साइड, मतलब परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा? परपेंडिकुलर। तो आपको ए क्रॉस बी में नॉर्मल वेक्टर, ये एन कैप का मतलब है नॉर्मल वेक्टर। इसका मतलब ये भी मैं कह सकता हूं कि अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमारे दो वेक्टर एक्स और वाई एक्सिस में है, ठीक है, तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो जेड डायरेक्शन में मिलेगा, यानी के कैप मिलेगा। क्या मिलेगा? के कैप। मतलब अगर इसको थोड़ा समझो कि अगर हमारा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई प्लेन, मतलब ये अगर एक्स है और ये वाई है, और यहीं पे हमारे दो वेक्टर हैं ए और बी, तो जब आप क्रॉस करोगे ए क्रॉस बी तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। नॉर्मल मतलब एक्स वाई के परपेंडिकुलर। अब एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जेड एक्सिस। तो जेड में डायरेक्शन क्या होती? के कैप होती। क्या होती है? के कैप। तो मतलब वो समझाने का मतलब है कि ये एक नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। समझ रहे हो? ये नॉर्मल वेक्टर है आपका, जो भी हमारे दो वेक्टर हैं जिस भी प्लेन में होंगे उससे नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, ये चीज समझ में आती है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं, वो हमें याद रखने हैं। क्या? जैसे अगर आई कैप डॉट क्रॉस आई कैप, जैसे आपको याद हो जब हम आई डॉट आई करते थे तो सॉल्व करते 1 आया था, लेकिन यहां पे आई क्रॉस आई करेंगे तो देखो क्या आएगा, आई का आई के साथ, तो एंगल क्या हुआ? 0। और यहां पे साइन थीटा है, तो थीटा को अगर 0 करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो आई क्रॉस आई 0 आएगा, जे क्रॉस जे 0 आएगा, के क्रॉस के ये भी तुम्हारा 0 आएगा। मतलब क्या? आई क्रॉस आई भी 0, जे क्रॉस जे भी 0, के क्रॉस के भी 0, यानी कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे 0 होगा अगर वो एक लाइन में, यानी कि कोलीनियर है। कह सकते हैं क्या? कोलीनियर है, तो वो क्या हो जाएंगे? उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होगा कोलीनियर के केस में। अच्छा, तो डिफरेंट के साथ क्या होगा? आई क्रॉस जे के साथ क्या होगा? ठीक है, तो अब ये भी मैंने बताया कि अगर हमारे दो वेक्टर किन्हीं भी दो एक्सिस पे हैं, जैसे ये एक्स है और ये वाई है, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एन कैप, यानी नॉर्मल वेक्टर। तो अगर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये आई क्रॉस जे, तो हमें मिलेगा इधर नॉर्मल वेक्टर है, यानी कि जेड एक्सिस पे, तो हमारा इसका आंसर होता है के कैप। अब बात आती है कि नॉर्मल तो हमारा पॉजिटिव जेड में भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने वेक्टर किस डायरेक्शन में लिए हैं, मतलब आपने आई का जे में मल्टीप्लाई करा है या जे का आई में करा है। तो उसके लिए क्या है, एक साइकिल रूल से आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो।
आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। साइकिल रूल से बहुत अच्छे से याद रख सकते हो क्या, एंड आपको हमेशा साइकिल, ये सर्किल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाना है। किसे बनाना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर तुमसे कोई पूछे आई और जे का प्रोडक्ट, आई और जे, तो जो बच गया यानी के, तो वो आंसर है। अगर तुमसे कोई पूछे चलो जे क्रॉस के बताओ, तो जे इधर है, के इधर है, सेम डायरेक्शन है, तो जे और के हट गया, बचा क्या? आई कैप। और ये इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो हमें उसके नॉर्मल मिलेगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे मिलेगा। भाई सीधी बात है, अगर मैं इसको वाई एक्सिस कर दूं, इसको जेड, तो इसका नॉर्मल क्या होगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे मैंने जे क्रॉस आई कर दिया, तब क्या होगा? मतलब जे का क्रॉस आई में, अब ये साइकिल जो बनी है वो एंटी क्लॉकवाइज से फिक्स है। तो अगर तुम साइकिल के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो, जैसे आप जे और आई कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो आंसर तो के कैप आएगा, लेकिन अपोजिट चलने की वजह से माइनस का के कैप आएगा। समझ रहे हो? क्या आएगा? माइनस का के कैप। अगर मैं और ले लूं, के क्रॉस जे ले लूं, तो देखो क्या आएगा, के इधर है, जे इधर है, तो यहां भी तुम अपोजिट चल रहे हो, तो आई तो आएगा लेकिन माइनस का आई आएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, साइकिल बना के आप करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, साइकिल भी नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या बताया, मैं कंक्लूजन करता हूं आपको। क्या मैं एक कंक्लूजन करता हूं क्या, कि अगर कभी भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है या वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला होता था ए बी कॉस थीटा, यहां पे ए बी साइन थीटा, और एन कैप है नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, एन कैप, ठीक है। और कुछ रिजल्ट है, अगर सेम वेक्टर मल्टीप्लाई होगा 0, सेम वेक्टर यहां पे 0 0। अगर डिफरेंट है यानी आई क्रॉस जे है, तो इस साइकिल से देखो, अगर तुम्हारी डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन, जैसे आई क्रॉस जे है, आई का जे में करा तो आएगा आंसर के, तो के पॉजिटिव। अगर आप अपोजिट चलोगे तो माइनस। तो ये नोट कर लो। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन में कुछ सीधी सी बात है, कुछ क्वेश्चन से ही हम लोग फॉर्मूला सीखने की कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है और आपको समझ में भी अच्छे से आता है, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, मतलब आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और हमें निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो अब है क्या, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो बाद में आएगा ना, पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ए क्रॉस बी। तो भाई ए लिख लेते हैं, आई कैप -7 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस प्रोडक्ट 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस का 2 के कैप, ये है, ठीक है। समझ रहे हो? ए क्रॉस बी क्या है तुम्हारा, ये है ए लिख लिया बी। अब जब हम मल्टीप्लाई जब इतने बड़े वेक्टर का करते हैं ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और टफ भी होता है ना, करके देखते हैं। देखो आई का जब आई के साथ कर लोगे तब तो चलो ठीक है 0 है, क्योंकि आई क्रॉस आई 0 था। लेकिन अब यहां से कंफ्यूजन शुरू होगी, आई का जे के साथ करना है, साइकिल बनानी पड़ेगी आई जे के, फिर आप लिखोगे आई क्रॉस जे, अच्छा के कैप होता है तो चलो इसमें लिख लोगे, फिर आई का के साथ करोगे तो आप देखो आई का के साथ अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस साइन। अब इसका भी माइनस साइन तुम्हें ध्यान रखना है, और इसमें कहीं माइनस है तो उसका भी बहुत ध्यान रखना है। तो आप समझ सकते हो यहाँ गलती होने का चांस बढ़ जाता है। क्यों? यहाँ पे हमारा 0 सिर्फ 1 हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो है 0 सिर्फ 1 हो रहा है कि आई का जब इस आई के साथ होगा तब तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई है 0। लेकिन जैसे ही आई का जे के साथ करोगे, आई का के साथ, मैं लिख के दिखाऊं, चलो लिख के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई का चलो आई के साथ करा 0 हो गया। अब देखो ये -2 और आई का क्रॉस हो रहा है जे के साथ, ठीक है, फिर प्लस आई का क्रॉस हो रहा है 2k के साथ, ठीक है, फिर ये -7 जे कैप का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 आई कैप में। अब देना, अब आई क्रॉस जे निकालोगे यहां से, जो मैंने बताया रूल, 2 बाहर करके आई क्रॉस के निकालोगे, अपोजिट डायरेक्शन है माइनस आएगा। जे क्रॉस आई निकालोगे, ये भी अपोजिट है तो माइनस आएगा, और फिर ये माइनस। तो काफी टाइम टेकिंग नहीं है, मतलब अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, अभी 3 टर्म और ऐसे आएंगे। लेकिन आप इतना समझ रहे हो कि हाँ यार ऐसे लिखेंगे तो यार ये थोड़ा
गलती होने का भी चांस है और बहुत ध्यान से करेंगे तो टाइम टेकिंग भी है। तो इसके लिए क्या है, एक दूसरा मेथड भी है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो एक मेथड तो यही है जो बताया है, वो छोटे क्वेश्चन में सही रहता है। जैसे कोई तुमसे पूछे चलो आई क्रॉस जे बताओ, तो ठीक है आई क्रॉस जे है तो इसका आंसर क्या है के कैप। तो ये इन टाइप के क्वेश्चन लिए तो ठीक है, लेकिन अगर बड़े बड़े वेक्टर दे रखे हैं तो आप उस मेथड को अवॉइड करेंगे। तो क्या करेंगे, आप सबने डिटरमिनेंट पढ़ रखा है ना, डिटरमिनेंट से सॉल्व हो जाता है। और ये मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में ही अवेलेबल है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में भी आप करेंगे। ठीक है, तो करना क्या होता है, हमें 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट लेना होता है। कितने का, 3 क्रॉस 3 का, जिसमें पहली रो में हम आई कैप जे कैप के कैप लिख देते हैं। क्या करते हैं, पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं। दूसरी रो में पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखते हैं, जैसे ये 1 है, ये -7, ये 7 है, तो 1 -7 7। और थर्ड रो में इसके कोफिशिएंट लिख देते हैं सेकंड वेक्टर के, यानी कि 3 -2 2। बस ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, यही तुम्हारा ए क्रॉस बी है। यानी कंक्लूजन क्या हुई कि एक मेथड तो मेरे पास वो है मल्टीप्लाई करके पूरा एक एक आई का, फिर जे में करो, फिर के में करो, फिर ऐसी आई मतलब जे का करो, फिर ऐसी सबका करो। लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, माइनस प्लस की उसमें गलती होने के चांस रहेंगे या टाइम टेकिंग भी है। तो बेस्ट तरीका क्या है क्रॉस करने का दो वेक्टर को, कि आप पहले रो में आई जे के लिख लो, दूसरे वाली रो में पहले वेक्टर के कोफिशिएंट, और तीसरी वाली रो में दूसरे वाले वेक्टर के कोफिशिएंट। इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। कैसे निकलता है डिटरमिनेंट, अब डिटरमिनेंट आना चाहिए, भूल ना गए हो तुम लोग। ठीक है, तो पहले आई कैप लेंगे, फिर ये हाइट करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस का 14, ये भी -14, लेकिन बीच में माइनस आता है तो वो प्लस का 14 कर देगा। अब देखो ये आना चाहिए डिटरमिनेंट आपको। फिर बीच वाले में माइनस आता है तो ये माइनस का जे कैप। अब इसको हाइड करेंगे तो ये 2 और ये माइनस का 21 प्लस के कैप। फिर इसको हाइड करेंगे माइनस का 2, ये माइनस का 21 है लेकिन बीच में माइनस आता है, अगर आपको याद हो डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये हो गया आई कैप इंटू 0, ये माइनस का 19 आएगा और ये माइनस प्लस का 19 जे कैप, और ये प्लस का 19 के कैप। देख लो जरा, ये रिजल्ट आ गया ए क्रॉस बी का। किसका आ गया, ए क्रॉस बी का। अब हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0 का स्क्वायर तो 0। अब यहां तुम्हारी मर्जी है कि 19 का स्क्वायर लिखो 361, फिर 361 ऐड करोगे। इससे अच्छा है कोई भी चीज अगर 2 बार लिखी है तो हम ट्वाइस ऑफ लिख सकते हैं 19 का स्क्वायर, तो हमारे लिए ज्यादा आसान है। ये 2 का √2 हो जाएगा और 19 का स्क्वायर 19 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 19√2। समझ में आया, तो इसका आंसर यही आ रहा होगा 19√2, यही आ रहा है। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का हमने एक और नया तरीका क्या सीखा, हम क्या करेंगे, हम इस डिटरमिनेंट से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट से नोट कर लो। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर। इनकी आपको a प्लस बी और a माइनस बी से, इन दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर। अब जब भी कभी बोले ना कि इन दो वेक्टर से परपेंडिकुलर, जैसे इसको अब ऐसे समझो, शुरुआत कहां से हुई थी, जब एक वेक्टर a था और एक b वेक्टर था, तो मैंने क्या बोला था, आप जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, यानी कि a और b का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर ही मिलता है जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a प्लस बी को c मान लूं, क्या मान लूं, c मान लूं, इसका मतलब ये a प्लस बी को हमने c मान लिया और d मान लिया a माइनस बी को। तो आपसे इस क्वेश्चन में ये जानना चाह रहा है कि भाई c और d के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, यही तो पूछना चाह रहे हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए a प्लस बी को c मान लूं और a माइनस बी को d मान लूं, तो ये क्या जानना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये जानना चाह रहा है कि अब c और d से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ। तो हमें पता है अगर मुझे c और d से परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए,
क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि सी का प्रोडक्ट कर देना चाहिए डी के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए। अब आपको पता है जब आप प्रोडक्ट करोगे क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, लेकिन इसमें तो पूछा है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, देखो वैसे तो मैं फॉर्मूला लिखवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको लॉजिक से बता रहा हूं जिससे आप लॉन्ग टर्म तक याद रखो। क्या कि अगर कभी बोले कि इन दो वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, तो समझ जाना कि अच्छा दो वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर पूछ रहा है, क्रॉस करना होगा। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर पूछ रहा है तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, जो भी ये वेक्टर है उससे उसके मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड भी करना होगा, है कि नहीं। और जैसे मान लो ये प्लेन है तो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और नीचे साइड भी हो सकता है। तो प्लस माइनस ले लो, प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर साइड हो सकता है या नीचे साइड हो सकता है, दोनों वेक्टर आ जाएंगे। हमेशा याद रखो कभी भी एक प्लेन से हमें दो वेक्टर मिल सकते हैं परपेंडिकुलर। जैसे ये प्लेन है मान लो, तो एक वेक्टर इधर हो सकता है और एक वेक्टर इसके पीछे हो सकता है, इसलिए तो फाइनली ये फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि भाई अगर दो वेक्टर हैं सी और डी, जिससे परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपको निकालना है तो सी क्रॉस डी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड और प्लस माइनस। तो चलो सी और डी निकाल लेते हैं और आंसर आ जाएगा। तो चलो हमें क्या निकालना, सी तुम्हारा ए प्लस बी है, तो ऐड कर दो, चलो ए और बी को ऐड करो, 3i प्लस आई 4i, 2j प्लस 2j 4j, 2k और माइनस 2k कट गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब इसमें करना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, तो 3i प्लस का 2j प्लस का 2k, अब माइनस बी इसमें माइनस लगा दो, तो माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप हो जाएगा। जो प्लस था वो माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस, कुछ कट रहा है क्या, 2j कट गया, तो क्या आ गया ये सॉल्व करके 3i कैप और 3i कैप माइनस आई कैप 2i कैप और 2k कैप प्लस 2k कैप यानी कि 4k कैप। ठीक है, तो ये आ गया फाइनली। तो अब तुम्हें अपना आंसर देना है, तो सी क्रॉस डी चाहिए। क्या चाहिए, सी क्रॉस डी। और हमें पता है सी क्रॉस डी निकालने के लिए हमने एक डिटरमिनेंट वाला रूल सीख लिया, तो उससे निकाल दो, फिर यहाँ पुट कर देंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो में पहले वेक्टर के कोफिशिएंट, तो 4 4, के का कोई कोफिशिएंट नहीं है 0, थर्ड में इसका तो 2, जे का कुछ नहीं है 0 और ये 4। अब यहाँ पे निकाल लो इसको, तो सी क्रॉस डी देखते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ से पहला आई कैप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई कैप इसका। अब ये हाइड करेंगे तो 4 इंटू 4 कितना होता है 16, और ये तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप, फिर इसको और इसको हाइड करोगे तो ये भी 16 ही आएगा, फिर माइनस 0, फिर के कैप, तो ये हाइड करेंगे तो 0 माइनस का 8, तो फाइनली ये कितना आ रहा है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस का 8 के कैप। चेक कर लो, सी क्रॉस डी। अब इसका मैग्नीट्यूड की भी जो हमें जरूरत है, तो सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो मैं कैलकुलेशन यहाँ कर लेता हूँ। 16 का स्क्वायर होता है 256, फिर 256 और ये 8 का स्क्वायर 64, तो 6 4 10 16, 1 कैरी, 6 6 5 11 6 17, 1 कैरी और 576। तो 576 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो 24 होता है। तो सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड आ गया कितना 24 आ गया। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो चलो प्लस माइनस, अब हमारा ये क्या है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आया 24, तो प्लस माइनस सेपरेट डिवाइड कर दो 16 अपॉन 24 से, 16 अपॉन 24 माइनस का 8 अपॉन 24 के कैप, तो प्लस माइनस 16 ये किससे कट रहा है 8 से कट रहा है, तो 2/3 आ जाएगा, माइनस का 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो बस याद रखना है क्रॉस करना और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखो नेक्स्ट,
इफ अ यूनिट वेक्टर मेक एन एंगल π/3 विथ आई कैप, तो अगर आई कैप है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से हम एंगल लेते हैं अल्फा, तो वो हमें दे रखा है π/3, ठीक है। और π/4 विथ जे कैप, यानी कि ये हमें दे रखा है किससे, जे एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के साथ, यानी ये बीटा हो गया π/4, और एक्यूट एंगल थीटा दे रखा के कैप के साथ, यानी गामा हम लेते हैं जेड एक्सिस के साथ, वो थीटा है। अब यहां से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखो एल जो है वो कॉस अल्फा होता है, एम जो होता है वो कॉस बीटा होता है, और एन जो होता है वो कॉस गामा होता है, ठीक है। क्या होता है, एल हमारा कॉस अल्फा, एम हमारा कॉस बीटा, एन हमारा कॉस गामा। तो भाई अगर ये एल एम एन आ चुके हैं, ये एल है, ये एम है, ये एन है, तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा यानी कॉस π/3, कॉस बीटा यानी कॉस π/4, एन हमारा कॉस गामा यानी कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से एल एम एन ये है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखते हैं एल एम एन की, तो एल एम एन की यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं कितनी आ रही है, तो कॉस π/3 यानी कॉस 60 1/2, कॉस 45 1/√2। अब ये तो फिलहाल कॉस थीटा ही है। अब ये थीटा कहाँ से आएगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 होता है, ये याद रखो। अगर आपको नहीं पता तो ये नोट कर लो कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, उनमें एक कंडीशन होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 की, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे एल एम एन पुट कर देते हैं। एल कितना है, 1/2, पहले भी एक्सरसाइज में यूज हुआ है, इसलिए आपने अगर बुक कर रखा हो तो आपको पता होगा। तो एल आपका 1/2 का स्क्वायर, एम आपका 1/√2 का स्क्वायर, एन आपका मतलब एन हमारा कॉस थीटा ही है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1, क्योंकि एन कॉस थीटा है तो स्क्वायर है यहाँ। तो ये 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से कॉस थीटा निकालते हैं, थीटा आ जाएगा। तो हमें क्या बताना है, फाइंड थीटा। एक तो थीटा निकालना, उसके बाद हमें कंपोनेंट ऑफ ए, वो बताता हूँ मैं कंपोनेंट ऑफ ए हम कैसे लिखते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, ये दोनों माइनस आ जाएंगे, माइनस का 1/4 माइनस का 1/2, तो 4 एलसीएम लिया तो 4 माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये 1/4 आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट कर देंगे तो कॉस थीटा कितना आ गया, 1/2, कॉस थीटा आ गया 1/2। तो हमने प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्यूट एंगल था, क्वेश्चन में लेकर रखा था, इसलिए नेगेटिव नहीं लिया है। तो थीटा कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। तो एक काम तो हमने कर दिया, थीटा π/3 है, क्योंकि cos 60 के लिए 1/2 होती है, ठीक है। समझ रहे इस बात को, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, तो थीटा आ गया π/3। अब अगर हमें यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ ए, यानी कि हमें एक एक कंपोनेंट बताने, यानी कि ए वेक्टर बताना है। क्या बताना है, ए वेक्टर बता दो, और ए वेक्टर बताने के बाद उसके कंपोनेंट लिख दो। जैसे मान लो ए वेक्टर अगर मैं तुमसे पूछूं, पता क्या होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ए हमें पहले से बता रखा है, तो जो आई कैप जे कैप के कैप के साथ होगा ना, वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, यानी कि एल एम एन होंगे। क्या होंगे, यानी हमारा वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। समझ रहे हो, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि एक यूनिट वेक्टर है, चाहो तो यहाँ पे भी कैप लगा दो भैया, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो याद रखना, जब भी यूनिट वेक्टर होता है, यहाँ से एक चीज और सीखनी है अगर आपको नहीं पता, कि अगर कोई यूनिट वेक्टर है, अगर कोई तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, तो फिर यूनिट वेक्टर में क्या होता है, अगर आपका कोई यूनिट वेक्टर है तो उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अच्छा, नॉर्मल क्या होते हैं, अगर मैं नॉर्मल तुमसे बोलूं, कोई एक वेक्टर लिखा है, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो नॉर्मल केस में तो 2 3 4 जो लिखा है वो dr होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। क्या होते हैं, dr, डायरेक्शन रेशियो। नॉर्मल केसेस में dr होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। लेकिन अगर हमारा नॉर्मल केस नहीं है, अगर हमारा यूनिट वेक्टर है, तो वो कोसाइन होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कोसाइन है।
तो अब एल एम एन पुट कर दूं अगर मैं, तो एल कितना है देखो 1/2, तो 1/2 आई कैप। एम एम कितना है, एम हमारा है 1/√2 जे कैप। एन कितना है, एन कॉस थीटा था और कॉस थीटा के लिए 1/2 था, यानी 1/2 के कैप है। तो अगर तुमसे कोई वेक्टर पूछता कि वेक्टर बताओ, तब तो ये आंसर था, लेकिन कंपोनेंट पूछ रहा है, कंपोनेंट ऑफ दिस। तो कंपोनेंट का मतलब है आप बस कॉमा लगा लगा के ये नंबर लिख दो, यानी कि 1/2 आई कैप, 1/√2 जे कैप, 1/2 के कैप। हालांकि इसने ये मेंशन नहीं करा है कि कंपोनेंट कौन सा बताना है, वेक्टर कंपोनेंट बताना है या स्केलर। तो अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछे तो ये लिखना है आई जे के के साथ, और अगर स्केलर पूछता तो 1/2 मतलब सीधा कोफिशिएंट बस, फिर 1/√2 और कॉमा 1/2, ठीक है। तो ये लिखना है, तो यही आपका आंसर दे रखा होगा। आंसर ये दे रखा है, नहीं उन्होंने स्केलर कंपोनेंट दे दिया है, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूं, पहले तो हमने इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से थीटा निकाला, ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया, पहले हमने ये समझा कि यूनिट वेक्टर में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आई जे के है तो उसमें जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है, एल एम एन होता है। क्या होता है, एल एम एन। तो ये एल एम एन हो गया, तो एल एम एन की यहां वैल्यू पुट कर दी, ये वेक्टर आ गया। अगर तुमसे क्वेश्चन वेक्टर पूछता तो हम यही आंसर दे देते हैं, समझ रहे हो। लेकिन यहां पे आपसे कंपोनेंट पूछा है तो आप प्लस छोड़ के कॉमा लगा लगा के आई जे और के जो टर्म्स है वो लिख दोगे, और आई जे के को भी हटा के लिख दो, ये स्केलर कंपोनेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लो, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। इसको हमें करना है, तो सीधा ये तो क्रॉस करेंगे, तो अगर हम LHS ले लें तो a माइनस बी का हमें क्रॉस करना है किसके साथ, a प्लस बी के साथ, ठीक है। तो जैसे डॉट करते थे एक एक करके, वैसे क्रॉस भी होता है। तो a का क्रॉस a के साथ, फिर a का क्रॉस b के साथ, माइनस फिर b का क्रॉस a के साथ, फिर b का क्रॉस b के साथ, ये होगा। अब ये हमने सीखा है पीछे से कि सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया, और ये वाला टर्म भी जीरो हो गया, और ये तुम्हारा a क्रॉस b है। अच्छा, एक कंफ्यूजन दूर कर लेने शुरुआत से ही कि जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो a डॉट बी और b डॉट ए सेम होता है, लेकिन अगर a क्रॉस b करते हैं तो वो b क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, वो माइनस टाइम्स ऑफ b क्रॉस ए के इक्वल होता है। अगर आपको उल्टा करना भी है तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, उल्टा अगर करना है। ऐसा रीजन भी इसका, क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें एक नॉर्मल वेक्टर मिलता है, तो a क्रॉस b में जो भी नॉर्मल वेक्टर मिल रहा होगा, मान लो इधर मिल रहा है, तो ये b क्रॉस ए उल्टा है, तो फिर माइनस आएगा कि नहीं आएगा। जैसे इसको समझो ना कि अगर ये आई कैप जे कैप के कैप है, अगर मैं आई क्रॉस जे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर के कैप, लेकिन अगर जे क्रॉस आई पूछूं उल्टा तो माइनस के कैप नहीं हो गया। यानी वेक्टर को उल्टा करते हो तो क्या होता है, माइनस आ जाता है, समझ रहे हो। तो ये अगर b क्रॉस ए माइनस का है तो क्या हम इसको प्लस का करके a क्रॉस b लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस b क्रॉस ए किसके इक्वल है, a क्रॉस b के, ठीक है। तो फाइनली ये ट्वाइस आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b, यही प्रूव करना है, यही हमारा RHS के इक्वल आ गया। समझ में आया ये चीज कैसे RHS के इक्वल आया, ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइंड द लैम्डा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब क्या, आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल दे रखा है, तो भैया ठीक है, हम तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट से। तो डिटरमिनेंट लेके इक्वल टू 0 कर दो। तो पहले में लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, फिर कोफिशिएंट लिख देंगे 2 6 27 2 6 27, और यहाँ पे क्या है 1, दूसरे वेक्टर कोफिशिएंट क्या है 1 लैम्डा म्यू। अब निकाल लो आई कैप, ये हाइड करा 6 म्यू माइनस का 27 लैम्डा माइनस का जे कैप, ये और ये हाइड हुआ 2 म्यू
माइनस का 27। अब देखो डिटरमिनेंट निकाल आना चाहिए, प्लस के कैप, ये और ये हाइड करा, 2 लैम्डा माइनस का 6। अच्छा राइट साइड जीरो का मतलब क्या है, 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, यही तो मतलब है इसका भाई। राइट साइड में अगर 0 लिखा है तो क्या मतलब है इसका, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। कंपेयर कर दो, सबसे आसान ये दिख रहा है, के कैप का कोफिशिएंट है 2 लैम्डा माइनस 6 और यहाँ 0 है, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा कितना आ गया 3। तो एक काम तो हमने कर लिया। अब म्यू के लो यहां से निकाल लो, यहां पे जे का कोफिशिएंट है 0 और यहां पे जे का कोफिशिएंट है माइनस टाइम्स 2 म्यू माइनस का 27, तो माइनस 2 म्यू प्लस का 27 इक्वल टू 0, तो 2 म्यू इक्वल टू 27, तो म्यू क्या आ जाएगा 27/2। तो ये आ रहे होंगे आंसर, समझ रहे हो। तो ये 3 हो गया, ये तुम्हारा 27/2 आ रहा है, यही आ रहा है आंसर, ठीक है। 3 और 27/2 क्लियर है क्या, समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 6 में लिखा है गिवन दैट a डॉट बी इक्वल टू 0, a क्रॉस बी इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b। a और b के बारे में क्या कंक्लूड करोगे अगर a b, देखो अगर मैं नॉर्मल थोड़ा सोचूं इसको पहले कि a डॉट बी 0 का मतलब क्या होता है और a क्रॉस b 0 का मतलब क्या होता है। ए डॉट बी अगर याद हो आपको, मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट में कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो यानी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, यानी कि वो कोलीनियर होते हैं। यानी क्या कह सकते हो, कोलीनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, कोलीनियर, ठीक है। तो एक तरफ बोल रहे हो कि ये परपेंडिकुलर है, एक तरफ बोल रहे हो कोलीनियर है, तो यार ये कैसे पॉसिबल होगा। तो फिर हम क्या करें, तो इसका तो एक ही ऑप्शन है, इसका एक ही ऑप्शन है, या तो अब जैसे a डॉट बी का अगर फॉर्मूला मैं लिखूं a डॉट बी का, तो क्या होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा, और a क्रॉस b का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं मॉड a मॉड b साइन थीटा और एन कैप। अब a डॉट बी 0 है और a क्रॉस बी 0 है, तो अगर तुम्हें 0 लाना है इन दोनों को, ठीक है, अगर रिजल्ट 0 लाना ही है भाई, कह रहा है कि भाई क्या होगा फिर ऐसे केस में, कंक्लूजन क्या होगा, तो इसका कंक्लूजन यही होगा कि या तो फिर वेक्टर, देखो ये एंगल तो हो नहीं सकते हैं, अगर ये 90 लोगे तो ये गड़बड़ करेगा, और अगर ये 0 ले लिए तो ये गड़बड़ करेगा, तो एंगल से तो कर नहीं पाओगे। तो इसका मतलब है a का जो मैग्नीट्यूड है ये 0 हो सकता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर हम b के मैग्नीट्यूड को 0 कर दें, यानी इसको 0 कर दें तो भी ये 0 हो जाएगा, और ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी और इसको भी, यस और नो। तो ये हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि भाई a और b में कभी भी एक का मैग्नीट्यूड अगर 0 हो जाएगा तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, समझ रहे हो बात को, हमारी कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा लेट द वेक्टर्स ए बी सी, मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी है, और फिर बोला प्रूफ करो कि ए क्रॉस बी प्लस सी जो है वो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के इक्वल है। अच्छा जी, तो एलएचएस में पहले तो ए और बी सी क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर हमारे पास है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। सिमिलर ऐसी बी वेक्टर जो है वो क्या है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप B3 के कैप, और ऐसी सी वेक्टर क्या है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। ये ए बी सी है। अब अगर LHS की अगर मैं बात करूं तो LHS के अकॉर्डिंग तुम्हें पहले B प्लस सी करना है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो B प्लस सी पहले कर लेते हैं, B प्लस सी, तो ऐड करना है इन दोनों को, B और C को। तो कैसे ऐड होता है, I का I के साथ ऐड होगा तो I कॉमन मिलेगा, तो ये B1 प्लस C1 आएगा, J का J के साथ ऐड होगा तो ये B2 प्लस C2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा B2 प्लस
C2 आ जाएगा, यस और नो। और ऐसे ही अगर हम K कैप को K कैप के साथ ऐड करेंगे तो यहां से B3 और यहां से C3 आ जाएगा, यानी कि B3 प्लस C3 ये आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, LHS की अगर मैं बात करूं तो LHS के अकॉर्डिंग तुम्हें करना है A क्रॉस B प्लस C, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ पहली रो में I J K लिख दो, सेकेंड रो में A वाले का कोफिशिएंट यानी कि A1 A2 A3, और थर्ड रो में B प्लस C के कोफिशिएंट यानी कि ये B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3 ये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कितना रिजल्ट ना। आप नोट करो और करो खुद से थोड़ी ट्राई कैलकुलेशन की कितना आ रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, यहाँ पे कुछ नया नहीं करना है। तो देखो आई कैप लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये और ये हाइड होता है जैसे आप लोग करते हो, देखो अपने तरीके से करो, ठीक है। ये नहीं कि छापना है तुम्हें, छापोगे तो फिर बस कभी कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, A2 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, A2 का मल्टीप्लाई होगा B3 प्लस C3 में, बीच में माइनस, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा यानी कि A3 का मल्टीप्लाई होगा B2 प्लस C2 में। तो फाइनली आई कैप के साथ ये आएगा। फिर हम जे कैप का टर्म लिखेंगे, माइनस जे कैप का, किसका, माइनस जे कैप। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं, क्वेश्चन तो इजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। अब जे कैप का लोगे तो A1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, A1 का मल्टीप्लाई होगा B3 प्लस C3 के साथ, बीच में माइनस। अब ये और ये हाइड किया है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी कि A3 का मल्टीप्लाई होगा B1 प्लस C1 के साथ। फिर ऐसी K कैप आएगा तो इसका मल्टीप्लाई A1 का मल्टीप्लाई होगा B2 प्लस C2 के साथ, बीच में माइनस, और A2 का मल्टीप्लाई होगा B1 प्लस C1 के साथ, ठीक है। और बस इनको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो आई कैप ब्रैकेट A2 B3 A2 C3 A3 B2 माइनस A3 C2, ये आ गया आई के साथ, ठीक है। और माइनस जे कैप, ये आ जाएगा A1 B3 A1 C3 माइनस, ये आ जाएगा A3 B1 माइनस A3 C1, ठीक है। ये आ गया B इसके साथ। फिर K कैप, इसके साथ क्या आ गया, A1 B2 प्लस A1 C2, यहाँ पे A2 B1 माइनस A2 C1, तो ये इसके साथ आ गया। तो ये टर्म ऐसे ही लिख के छोड़ दो। अब हम करेंगे ये वाला पार्ट RHS, तो RHS को यहाँ करने की कोशिश करते हैं। तो RHS के लिए पहले तो हमें A क्रॉस B निकालना है, फिर A क्रॉस C निकालना है, ठीक है। तो चलो पहले A क्रॉस C निकालते हैं, A क्रॉस B यानी इसका इसका। तो क्या लिखोगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सॉरी आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3, इधर से B1 B2 B3। चलो निकालो ये कितना आएगा, देखो आई कैप लिखा A2 B3 माइनस B2 A3 प्लस जे कैप का टर्म क्या आएगा, अब बीच में माइनस आता है तो माइनस जे कैप कितना आएगा, ये और ये हाइड करोगे A1 B3 बीच में माइनस B1 A3, फिर के कैप का टर्म आएगा यानी इसका, तो A1 B2 माइनस B1 A2 ऐसा आ जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया है। अब ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, A क्रॉस C, A क्रॉस C। तो A क्रॉस C में फिर से वही आई कैप जे कैप के कैप लिख लेंगे, ठीक है। ये हम लिख लेंगे इसमें आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे A क्रॉस C में
ए और सी को लिखेंगे कोफिशिएंट, यानी कि A1 A2 A3, A1 A2 A3, अब ये C1 C2 C3, ठीक है, C1 C2 C3। तो ये कितना आ जाएगा A क्रॉस C से, A क्रॉस C से कितना आएगा, A क्रॉस C से तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आई कैप जो है, आई कैप लिखोगे, इसके साथ आएगा देखो A2 C3, A2 C3 माइनस C2 A3, या A3 C2 लिख सकते हो। फिर माइनस का, चलो मैं माइनस का जे इधर लिख लेता हूं, तो ये और ये हाइड होगा तो A1 C3, ये और ये हाइड हुआ A1 C3, A3 C1, A3 C1 प्लस K कैप, इसको हाइड करोगे A1 C2 माइनस A2 C1, यही तो आएगा। अब तुम्हें इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड। तो जैसे ही ऐड करेंगे, अब मैं इधर करके दिखा देता हूं। अब आरएचएस को मैं यहां कर रहा हूं, यानी कि मैं A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C को ऐड कर रहा हूं, तो कितना आएगा देखो, ये A क्रॉस B लिखा हुआ है और ये A क्रॉस C लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें ऐड करूंगा इसको, तो आई कैप और आई कैप कॉमन मिलेगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका ये टर्म आएगा A2 B3 माइनस का B2 A3, और ये ऐड हो जाएगा, यानी कि A2 C3 माइनस A3 C2, समझ रहे हो, ये आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर जब माइनस जे और माइनस जे कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, मतलब कैलकुलेशन, मतलब लिखना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत बड़ा बड़ा लिखना है, वो भी छोटा मोटा नहीं लिखना, बड़ा बड़ा लिखना है को। तो यहाँ पे जे के साथ क्या ये A1 B3 माइनस B1 A3, और यहाँ पे क्या है ये A1 C3 माइनस A3 C1, फिर ऐसी K कैप के साथ लिखेंगे, तो K कैप के साथ ये टर्म है A1 B2 माइनस का B1 B2 B1 A2, और इधर A1 C2 और A2 C1, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, जो LHS में था वो ये था, और जो RHS में है वो ये है। मैं साइड हो जा रहा हूं, सेम लिखा है, बस रीअरेंज करना पड़ेगा, देना। अब वो मैं करूंगा नहीं, सीधा आप इक्वल लिखोगे। कैसे, देखो आई कैप के साथ है इधर A2 B3 ये लिखा है, B2 A3 देखो ये माइनस का ये लिखा है, A2 C3 ये लिखा है, और A3 C2 देखो ये लिखा है। ऐसे देखो A1 B3 ये है, B1 A3 ये हो गया, A1 C3 ये हो गया, A1 C3, और ये माइनस का A3 C1, A1 B2 B1 A2 A1 C2 माइनस A2, पूरा एग्जैक्ट सेम आया। चाहे आप थोड़ा वीडियो पॉज कर दो, मैं साइड हो जा रहा हूं, सेम रिजल्ट आया है। तो आप बाद में लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे बस थोड़ी कैलकुलेशन और ये सब ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट तो वही सिंपल से था कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो मैंने काफ़ी मेहनत से कर दिया आपके लिए पूरा, क्योंकि मैं होमवर्क भी दे सकता था, ये क्वेश्चन लेकर चलो कर देता हूँ, जब आप कहोगे सर ये भी करवा ही दो ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, बोला है इफ आइदर A0 और B0, तो जाहिर सी बात है A क्रॉस B जो है वो 0 होता है, ठीक है, सीधी बात है। अगर A को 0 करोगे 0 ही आएगा। बोला कन्वर्स इसका ट्रू होगा क्या। कन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें कोई A क्रॉस B दे दे 0, तो क्या तुम ये बोलोगे कि A 0 है और B 0 है तभी ये 0 आएगा। कन्वर्स का मतलब उल्टा, मतलब अगर तुम्हें ये पहले दिया जाए तो तुम क्या ये लिखोगे। तो पहले सोच लो वीडियो पॉज करके कि तुम क्या लिखोगे। तो आंसर तो है नो। क्यों नो है, क्योंकि हमें पता है कि दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, यस और नो। और सेम वेक्टर से मेरा मतलब है कोलीनियर वेक्टर, यानी कि अगर मैंने एक वेक्टर फॉर एग्जांपल ले लिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो अगर मैं दूसरा वेक्टर ले लूं b, कोलीनियर, कोलीनियर कैसे लेते हैं, लैम्डा का मल्टीप्लाई करके। अब कोलीनियर वेक्टर आई होप लिखना आता होगा। कोलीनियर में कैसे करते हैं, अगर भूल गए हो एक वेक्टर कुछ भी लिख दो, दूसरे वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 3 का जो भी तुम्हें करना है। मैंने 2 का कर देता हूं, तो 4i कैप, ये 6j कैप और ये 8k कैप, ये कोलीनियर वेक्टर हैं। अगर अब तुम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वो 0 ही आ रहा होगा। तो क्या ये दोनों 0 वेक्टर हैं, नहीं है ना,
इसीलिए ये लिखा था ईच कन्वर्स ट्रू, तो नो, और जस्टिफाई और एग्जाम्पल, तो हमने एग्जाम्पल ये ले दिया, ठीक है। तो यानी कभी भी अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कहीं दिखाना हो तो को लीनियर वेक्टर आप ले लेना, ठीक है। अब यहां पे आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन। अब याद रखना, बहुत सिंपल सी बताता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना। यहां पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, ऐसे याद रखो, और मॉडुलस लेना है। सीधी बात है, एरिया मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है आपको कि 50 है, 25 है, क्या है। ऐसी कोई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछे तो हाफ हटा देना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, फिर से सुनो ध्यान से बात। अगर आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मैग्नीट्यूड लेना है, हाफ से डिवाइड करना है। अगर रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, तो हाफ हटा देना। अब बात आएगी सर ये दो वेक्टर कौन से लेने हैं, वो मैं सिखा देता हूं, ठीक है। तो पहले तो ट्राइंगल की जो वर्टेक्स दे रखी है वो बना लेते हैं। तो ए बी सी जो वर्टेक्स हमें दे रखी है ट्राइंगल की, तो ए वर्टेक्स है 1, 1, 2, बी है तुम्हारा 2, 3, 5, सी तुम्हारा है 1, 5, 5। तो ये तुम्हारा ए बी और ये सी, ठीक है। ए है 1, 1, 2, बी है 2, 3, 5, सी है 1, 5, 5। अब मैंने इतना बता दिया कि एरिया निकालने के लिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। अब कौन से दो लेने हैं, बस दो वो लेने जो अगल बगल हों। अब मान लो अगर तुमने बी पॉइंट फिक्स कर लिया तो तुम बी सी और बी ए वेक्टर लोगे, मतलब एडजेसेंट लोगे, मतलब अगल बगल वाले कोई पॉइंट फिक्स कर लो, तो ये और ये। अगर किसी ने मान लो सी पॉइंट ले लिया तो वो सी भी निकालेगा, सी ए निकालेगा। किसी ने अगर ए ले लिया तो वो ए बी वेक्टर निकालेगा और ए सी वेक्टर निकालेगा। क्या बात समझ में आ गई। यही सेम चीज पैरेललोग्राम में करनी है। कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लिया, उस पॉइंट के अराउंड जो दो वेक्टर बन रहे हैं वो लेने हैं, बस सिंपल सी बात है। एरिया में क्या करना है, एक पॉइंट लेके आपको लेना है, सिंपल सा, ठीक है। तो अब मैं यानी कि इस ट्राइंगल का अगर एरिया लेना है और मैंने अगर बी पॉइंट लिया है तो मैं बी सी वेक्टर निकालूंगा और मैं क्या निकालूंगा, बी ए वेक्टर, ठीक है। और फिर हमारा एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ, और ये जो बी सी और बी ए हैं इनका हमें करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करना पड़ेगा, और उसका मैग्नीट्यूड। बस हो गया एरिया का फॉर्मूला। यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड और हाफ करना है, ठीक है। तो चलो पहले बी सी वेक्टर कैसे लिखोगे, कैसे लिखते हैं वेक्टर। अब ये लोग बेसिक आ गया पहली दूसरी क्लास का। दो पॉइंट है, दो पॉइंट से वेक्टर कैसे लिखते हैं, x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 2 आई कैप, y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 3 जे कैप, z2 माइनस z1 यानी 5 माइनस 5 के कैप। तो कितना आ गया ये, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप 0 के कैप, ठीक है। अब आ जाओ बी ए वेक्टर पे, इस पे तो 1 माइनस 2 आई कैप, 1 माइनस 3 जे कैप, 2 माइनस 5 के कैप। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। तो ये बी ए वेक्टर आ गया। अब आपको बी सी वेक्टर का और बी ए वेक्टर का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इधर कर लेते हैं बी सी क्रॉस बी ए। कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट ले लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। अब बी सी का जो कोफिशिएंट है वो ये है -1 2 0, -1 2 0, और बी ए का क्या है -1 -2 -3, ठीक है। चलो लिखते हैं आई कैप ब्रैकेट, ये हाइड हुआ 2 इंटू -3 -6, और ये माइनस का 0 हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप, ये और ये हाइड होगा माइनस माइनस प्लस का 3, और ये 0 हो जाएगा, प्लस का के कैप, और ये हाइड हुआ प्लस का 2, ये माइनस का 2 आएगा लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस होता है। डिटरमिनेंट निकालना आपको आता हो तो ये कितना आ गया, माइनस का 6 आई कैप, और ये माइनस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप। तो हमें तो इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, चलो इधर ही बी सी और बी ए का मैग्नीट्यूड, तो वो कितना आएगा, √6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
तो 36 + 9 + 16 तो कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो 36 में 9 ऐड होगा 45, 45 में 16 ऐड होगा तो क्या √60 बना रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 और ये वैल्यू आई है √61, कितने आई है 1/2 √61, ठीक है, यही आ रहा है आंसर। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से करते हैं, यानी आपको दो वेक्टर चूज करने होते हैं, कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लो, उससे दो वेक्टर लिख दो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, लिखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड। अब देखो सीधी बात है, जैसे ये पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड मतलब कोई भी दो, अगर आपने एक ये लिए और एक ये, तो इन्हीं को एडजेसेंट बोलोगे, एडजेसेंट मतलब अगल बगल। तो हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, आपको एरिया निकालना है। तो मैंने आपको यही तो सिखाया है कि अगर आपको एरिया निकालना है तो अगल बगल वाले दो वेक्टर चाहिए, तो ये दे दिए दो वेक्टर, तो आपको इस बार एरिया निकालना पता कितना सिंपल है, सीधा मॉड करना है A क्रॉस B, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, सब कुछ दे दिया इन्होंने, बस मॉड करना है। अच्छा हाफ क्यों नहीं करा, हाफ सिर्फ ट्राइंगल में करना है, रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में, रोम्बस में सीधा सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है क्रॉस करके। ठीक है, तो चलो A क्रॉस B निकाल लो और उसका मैग्नीट्यूड, तो A क्रॉस B कैसे आएगा, I कैप J कैप K कैप, कोफिशिएंट लिख दो, यहाँ पे देखो I का कोफिशिएंट 1 - 1 3, ये 2 - 7 ये 1। ठीक है, तो A क्रॉस B कितना हो गया, I कैप लिया बाहर, ये और ये हाइड हुआ -1, ये माइनस का 21 आएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा, फिर J कैप बीच में माइनस का, देखो ये हुआ इधर और ये हाइड हुआ, ये और ये, तो -1 ये प्लस का 21 हुआ, माइनस J कैप, ये और ये हाइड हुआ 1 माइनस 3 2 6 प्लस K कैप, ये हाइड हुआ तो माइनस का 7, ये माइनस का 2 होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये 20 I कैप, ये माइनस का 5 आएगा तो प्लस का 5 J कैप, और ये तुम्हारा माइनस का 5 K कैप, तो ये आ गया A क्रॉस B। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो एरिया निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 400, 25 25 50 √450। अब √450 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 225 का मल्टीप्लाई 2 में करते हो 450 आता है ना, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, आप करके देख लेना, 15√2, चेक कर लेता हूं एक बार, आप लोग खुद से करो, हाँ 15√2 सही है, आ गया आंसर। तो इसका एरिया क्या हो गया 15√2, आया समझ में, ठीक है 15√2 हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखो 11th बोला ए बी दो वेक्टर हैं, ए और बी का मैग्नीट्यूड दे दिया, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। पहले बोल दिया कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 1 है। अच्छा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप इक्वल टू 1। तो भाई ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना है √2/3, साइन थीटा, थीटा में निकालना है ए और बी के बीच का एंगल एन कैप इक्वल टू 1, 3 से 3 कट गया। आपको मैंने बताया कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर है वो ये बाहर चला जाएगा √2, ठीक है। अच्छा एन कैप एक यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एन कैप का वो तो 1 ही रहेगा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि √2 बाहर आ गया, साइन थीटा और ये एन कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। आया समझ में, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/√2, तो थीटा क्या आ जाएगा π/4 45 डिग्री। अच्छा आप कहोगे सर मॉड था यहाँ पे, तो आपने मॉड को प्लस माइनस से ब्रेक क्यों नहीं करा, ठीक है। इस मॉड को क्यों ब्रेक नहीं करा प्लस माइनस से, क्योंकि देखो एक्यूट एंगल की हम बात करते हैं इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी हम थीटा जो है π/4 दे देंगे, ठीक है, समझ में आया। और ऑप्शन में भी हमारे पास जो एंगल है वो सारे एक्यूट हैं, तो इस वजह से हमें ये मॉड को हमने प्लस माइनस से यहाँ ब्रेक नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ABCD रेक्टेंगल है,
ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल दे रखा है और इस ABCD के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, यानी कि ये A का पोजीशन वेक्टर यानी कि स्मॉल a वेक्टर कितना दे रखा है -i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप, और B का पोजीशन वेक्टर दे रखा है B वेक्टर कितना, ये i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस का 4k कैप। C कितना दे रखा है C का पोजीशन वेक्टर i कैप माइनस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप, और ऐसे D का दे रखा है D का, चलो मैं इधर लिख देता हूँ -i कैप माइनस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप। ऐसे सारे हमें ABCD गिवन है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। अब मैंने आपको सिखाया चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे कुछ भी हो, आपको एक पॉइंट फिक्स करना है। मैंने चलो A फिक्स कर लिया, उस पॉइंट के अराउंड जो दो साइड बन रही है उनके वेक्टर निकाल लो, यानी कि AB निकाल लो और AD निकाल लो, और इनका कर देना क्रॉस प्रोडक्ट और इसका ले लेना मैग्नीट्यूड, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो AB वेक्टर कैसे आएगा। AB वेक्टर, अगर AB वेक्टर याद है तो हम लिखते हैं B माइनस का A, मतलब B में से A को माइनस करना है, मतलब ये लास्ट वाला पहले और A वाला बाद में, अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो चलो B रख दो i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस का 4k कैप। अब माइनस का ये तो इसमें सब में माइनस लगा दो, तो माइनस का ये तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो 4k कट गया हाफ से, अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया, 2i कैप बचा बस। ठीक है, देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा था, पता नहीं कितनी खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब चलो AD निकाल लेते हैं। AD, तो AD क्या होगा, जो लास्ट में होता है वो पहले आता है, यानी D माइनस का A, तो D में से A को माइनस करना, तो पहले ये लिख लो, तो माइनस का i कैप माइनस का 1/2 j कैप प्लस का 4k कैप। अब माइनस का A है तो इसमें साइन चेंज कर दो, तो प्लस का i कैप माइनस का 1/2 j कैप और माइनस का 4k कैप, यही तो आएगा। तो क्या क्या कटेगा, देखो i कैप से i कैप कटा, 4k से 4k कट गया, माइनस हाफ और माइनस हाफ 1 बन जाता है, यानी कि ये माइनस का j आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, कितना सिंपल हुआ ये। अब आपको क्या करना होता है एरिया के लिए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि 2i कैप का, यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस j के साथ, तो ये है -2i क्रॉस j। सॉरी, अभी हाँ एरिया में हम क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या है, AB क्रॉस AD का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो AB ये है और ये AD उसका मैग्नीट्यूड। I क्रॉस J, देखो ये साइकिल है, ये I है, ये J है, तो क्या वो K कैप आएगा, आप कहोगे हाँ, तो ये आया माइनस का 2k कैप। अब ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता नहीं है, और ये आप ऐसे सोचो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ I का कोफिशिएंट 0, 0 का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट 0 और K का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, तो √4 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। C ऑप्शन देख लो, C ऑप्शन ही है 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हो। अगर अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक बताएं कि कैसा आपको ये वीडियो लगा, आपको समझ में सब कुछ कैसा आया। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।